नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के वंशों का अध्ययन कर रहे थे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने खिलजी वंश के बारे में डिटेल में अध्ययन किया था। आज इसी क्रम में दिल्ली सल्तनत के तीसरे वंश यानी कि तुगलक वंश के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार खिलजी वंश के अंतिम शासक को हराकर गाजी मलिक ने दिल्ली में एक नए वंश की स्थापना की थी, जिसे तुगलक वंश के नाम से जाना गया था। तो चलिए दोस्तों, तुगलक वंश के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे तुगलक वंश, जिसका शासनकाल 1320 से लेके 1398 ईस्वी तक मुख्यतः था, लेकिन कहीं कहीं बुक में आपको 1414 तक मिलेगा, क्योंकि 1300 से 98 से 1414 तक जो है बीच के जितने भी शासक थे तुगलक वंश के, उनका जो है दिल्ली सल्तनत पर आधिपत्य केवल नाम के बराबर ही था। ठीक है, आगे डिटेल में इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि तुगलक वंश की स्थापना या संस्थापक कौन था। ठीक है, तो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, जिसने जो है गाजी मलिक के नाम से जाना जाता है, और इसने बाद में जब दिल्ली का सुल्तान बना तो इसने गयासुद्दीन की उपाधि ली और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। पहले अब देख लेते हैं कि तुगलक वंश के कौन कौन से प्रमुख शासक थे। तो यहाँ पे ये हैं गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की थी। उसके बाद देखते हैं कि तुगलक वंश के कौन कौन प्रमुख शासक थे और उनका शासनकाल कब से लेके कब तक था, और कौन कौन से ऐसे शासक थे जिनके बारे में हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला जो संस्थापक था उसी के बारे में पढ़ना है, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक, जिनका शासनकाल 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक था। दूसरे आते हैं मुहम्मद तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से इनको जाना जाता है। इनका शासनकाल था 1325 से लेकर 1351 तक। और तीसरे आते हैं फिरोज शाह तुगलक, जो 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। ये मुख्यतः तीन ऐसे शासक हैं जिनके बारे में हमें जो है पढ़ना है और जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी के जितने शासक थे ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, जिनका शासनकाल 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक था। सबसे पहले इनकी राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी थी दिल्ली। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं ये गयासुद्दीन तुगलक, और इनके बारे में डिटेल में देखा जाए तो यह दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की स्थापना करने वाला प्रथम शासक था। इसका पूर्व नाम गाजी मलिक था, जिसने दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठने के बाद अपना नाम गयासुद्दीन कर लिया। गयासुद्दीन 8 सितंबर 1320 को दिल्ली की गद्दी पर बैठा और अगले 5 वर्ष तक शासन किया। वह पहला ऐसा शासक था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द, गाजी का अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला, इसे तुगलक गाजी भी कहते हैं। इसने मंगोलों के आक्रमण को 23 बार विफल किया था। ठीक है, तो इसके शासनकाल में 5 वर्ष में 23 बार मंगोलों ने आक्रमण किया था, जिसको ये विफल करने में सफल रहा था। आगे हम लोग देखते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, जहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि सिंचाई के लिए कुआं, नहर व तालाबों का निर्माण करने वाला यह पहला शासक था। ठीक है, जो प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ये इसके द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य था। अगला पॉइंट देखते हैं, तो इसने जमींदारों व अमीरों से ली गई भूमि को पुनः वापस लौटा दिया। आपने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का शासक था, उसने जो है जितने जमींदार थे, जितने अमीर वर्ग के लोग थे, उनको जो ज़मीन दी गई थी उसको वापस लेकर खालसा भूमि में उसने परिवर्तित कर दिया था। पिछली वीडियो आपने अगर डिटेल में देखी होगी तो आपको पता होगा। लेकिन इसने क्या किया कि गयासुद्दीन तुगलक ने वो ज़मीनें फिर से वापस लौटा दी। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखें, इसने लगान के रूप में उपज का जो पहले भाग था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे,
उसने जो है 1/2 भाग तक कर दिया था, तो इसने जो है उसको कम कर दिया। ठीक है, तो उपज के भाग को 1/10 से 1/12 भाग तक भी लेने का आदेश इसने जारी किया था। अगला पॉइंट देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के निकट पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम से एक नया नगर स्थापित किया और इस नगर में एक 56 कोट के नाम से दुर्ग भी बनवाया। ठीक, तो तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने की, ये भी जो है प्रश्न पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। तो ये होगा तुगलकाबाद नगर का संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक, जो आज वर्तमान समय में दिल्ली में है। ये आप जो वीडियो देख रहे हैं इसमें ये तुगलकाबाद का जो है नगर है, जो वर्तमान में अब खंडहर के रूप में ही बचा है। और यहाँ पे 56 कोट नाम से एक जो है दुर्ग भी था जिसमें 56 दरवाजे थे। ठीक है, तो ये आज जो है आज की डेट में खंडहर के रूप में है, लेकिन आप इसे दिल्ली में देख सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि सल्तनत काल में डाक व्यवस्था को जो है इसने जो है काफ़ी ध्यान दिया था। डाक व्यवस्था की शुरुआत भी की थी सल्तनत काल में, तो जो है ये गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किया गया कार्य था। अगला देखते हैं कि इसने अलाउद्दीन द्वारा चलाई गई घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा को और प्रभावी ढंग से लागू किया था। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप सल्तनत काल में अध्ययन करेंगे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, तो सल्तनत काल तुगलक वंश में अपने चरम पे था। उसके बाद धीरे धीरे इस वंश का पतन होता चला गया। तो साम्राज्य विस्तार की अगर बात की जाए दिल्ली सल्तनत में, तो तुगलक वंश में सबसे ज़्यादा साम्राज्य इसका उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत तक फैला था। और इसी वंश के बाद, या कह सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के शासन के बाद ही धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत का जो है अंत प्रारंभ हो गया था। तो घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने का मतलब ये है कि इसके तुगलक वंश के शासनकाल में जो सैनिक व्यवस्था थी वो काफ़ी अच्छी थी, इसलिए ये दक्षिण भारत के राज्यों पर भी अपना अधिकार जमा पाए थे। अगला देखते हैं महत्वपूर्ण कार्य कौन सा था। तो यहाँ पे आता है कि गयासुद्दीन तुगलक का प्रमुख विजय अभियान, इसने कौन कौन से विजय अभियान 5 साल में जो है जीते थे, जिसमें से है पहला वारंगल तेलंगाना की विजय। ठीक है, 1324 ईस्वी में इसने तेलंगाना को अपने क्षेत्र में मिलाया था। और दूसरा है तिरहुती विजय और मंगोलों पर विजय। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था कि 23 बार मंगोलों का आक्रमण जो है इसने विफल किया था और तिरहुती जो है क्षेत्र था उस पर इसने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, जो हमारे पेपर में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसकी मृत्यु कब हुई। तो बंगाल अभियान से लौटते समय अफगानपुर में जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी का महल गिरने से इसकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हो गई थी। जूना खां जो है गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था और ये निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया था। और निजामुद्दीन औलिया ने इसको जो है बताया था कि अगला सुल्तान आप, मतलब भविष्यवाणी की थी, अगला सुल्तान आप ही बनेंगे। ठीक है, और उसी समय जो है गयासुद्दीन तुगलक उस समय बंगाल में था और वापस आते समय कुछ इतिहासकार कहते हैं कि षड्यंत्र के तौर पर जूना खां ने लकड़ी के महल को बनवाया और जिसमें जो है वो रात्रि विश्राम के लिए ठहरा था और महल गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि इसका मकबरा कहाँ है। तो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद में है, जो उसने नया नगर बसाया था वहीं पर इसके मकबरे का निर्माण करवाया गया है। आप ये पिक देख सकते हैं, ये गयासुद्दीन तुगलक का जो तुगलकाबाद में मकबरा बना है उसकी पिक है। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में अगर इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखा जाए, क्या क्या हमारे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हमें क्या याद रखने हैं, तो आपको केवल 6 पॉइंट याद रखने हैं। पहला कि इसने तुगलक वंश की स्थापना की 1320 ईस्वी में। दूसरा पॉइंट कि नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक बना। तीसरा पॉइंट कि इसने जो है तुगलकाबाद नाम से एक नए नगर की स्थापना की दिल्ली में और उसमें एक 56 कोट के नाम से एक दुर्ग का भी निर्माण करवाया। डाक व्यवस्था को इसने जो है प्रभावी ढंग से लागू किया। अगर बात की जाए कि इसकी मृत्यु कैसे हुई, अगला पॉइंट है, तो जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के गिरने से इसकी मृत्यु हो गई थी। और लास्ट और छठा पॉइंट है कि इसका मकबरा कहाँ है, तो इसका मकबरा है तुगलकाबाद में। तो ये 6 पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो इससे बाहर से आपसे क्वेश्चन गयासुद्दीन तुगलक से ना के बराबर ही आते हैं। ठीक है, अगला शासक देख लेते हैं कौन बना। तो
तो यहाँ पे देखेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि जो जूना खां था उसने जो है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जो है दिल्ली की गद्दी संभाली और 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान बना रहा। इसने जो है अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके देवगिरी यानी दौलताबाद कर दी। ठीक है, आगे इसके प्रमुख कार्य में देखेंगे कि जो है इसने ऐसा क्यों किया था। और अगर इसके बारे में डिटेल में पढ़ा जाए तो गयासुद्दीन के बाद उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। सल्तनत कालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। अपनी सनक भरी योजनाओं से इसे स्वप्नशील, पागल या रक्त पिपासु भी कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा शासक था जिसको इतिहासकारों ने स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा है। इसके पीछे रीजन भी है कि इसकी सोच जो थी उस समय से काफ़ी आगे थी, लेकिन ये बात अलग है कि वो जितनी भी नई योजनाएं उसने लागू की वो असफल रही, क्योंकि उसके लिए उसके पास उस समय पर्याप्त संसाधन नहीं थे, इसलिए इसको स्वप्नशील कहा गया था। पागल और रक्त पिपासु इसलिए कहा गया था कि इसकी ऐसे बहुत से कार्य थे जो ये क्रूर प्रवृत्ति का था, ये जो है दिखाते हैं, क्योंकि ये जो है अपने विरोधियों को या फिर ऐसे व्यक्तियों को जो इस्लाम कबूल नहीं करते थे उनकी आंखें निकलवा लेता था, उनकी चमड़ियों को उधड़वा देता था, या फिर उनकी रीढ़ की हड्डियां तोड़वा देता था, या फिर व्यक्तियों को चिरवा के फेंकवा, मतलब इस प्रकार से ऐसी क्रूर प्रवृत्ति का था, इसलिए इसको रक्त पिपासु भी कहा गया है। इसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता आया था, जो कि 1333 ईस्वी में, ईयर भी याद रखना है, ये जो है पूछा गया है ईयर भी कि किस वर्ष आया था इब्न बतूता। ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो है इब्न बतूता जो आया था वो कहाँ का यात्री था, किस देश का निवासी था, तो वो अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। ठीक है, तो ये भी जो है याद रखा जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है कि इब्न बतूता जो आया था वो किसके शासनकाल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि बाद में इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बनाकर इसको चीन भेजा। ठीक है, तो यहाँ से 3 जो है प्रश्न बनते हैं जिसको हमें याद रखना है। पहला, इब्न बतूता कहाँ से आया था, अफ्रीका मोरक्को का यात्री था, कब आया था, 1333 में आया था, किसके शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और बाद में अपना राजदूत बना के चीन भेजा। ठीक है, आगे देखते हैं कि इब्न बतूता ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था रेहला, और इस बुक में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। तो ठीक है, इसकी बुक का नाम भी यहाँ पे याद रखा जाएगा। इसने बुक लिखी थी, ये जो है 1333 ईस्वी में आया था, दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था और इसे बाद में जो है चीन भेजा गया। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। आगे देखते हैं, ये मैप में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश में हमने आपको बताया कि जो इसका विस्तार था दिल्ली सल्तनत का, और तुगलक वंश में चरम पर था। तो यहाँ पे देखेंगे जितना ग्रीन क्षेत्र है ये दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश में यहाँ तक शासन हो गया था। यानी कि आप अगर मैप देखें तो उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत तक शासन था। ठीक है, बाद में इस वंश के जो है समाप्ति के बाद जो है धीरे धीरे इसका प्रभाव कम होता गया। जितने भी राज्य ये लोगों ने जीते थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और फिर बाद में दिल्ली सल्तनत का पतन ही हो गया। ठीक है, आगे इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, क्योंकि दिल्ली तुगलक वंश के बाद जो भी सैयद वंश या लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे उनका प्रभाव क्षेत्र इतने बड़े क्षेत्र में नहीं रह गया था। आगे हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। ठीक है, जितने भी शासक थे दिल्ली सल्तनत के उनके कार्य ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, पहला पॉइंट इसमें क्या था कि दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। ठीक है, दोआब क्षेत्र यानी कि गंगा और यमुना के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र था उसको दोआब क्षेत्र कहा जाता था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब के उपजाऊ क्षेत्र में कर वृद्धि कर दी थी, संभवतः 50%।
ठीक है। इसके पीछे भी एक रीज़न था कि इसने कई ऐसी, जो इसको स्वप्नशील कहा जाता था, इसने कई ऐसी योजनाएं लागू की जिसमें यह लगातार असफल होता गया और राजस्व का काफ़ी नुकसान हुआ। इसको देखते हुए इसने सभी करों की दर बढ़ा दी थी, ठीक है। इसने कृषि विभाग के विकास के लिए एक नए जो है विभाग की स्थापना की थी, जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। उसका नाम है दीवाने कोही, ठीक है। कृषि विभाग था। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन बनता है कि दीवाने कोही जो है किस प्रकार का विभाग था, तो कृषि विभाग था। और दीवाने कोही का निर्माण या जो है इसकी स्थापना किसने की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, ठीक है। दोनों जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि इसने राजधानी परिवर्तन किया था अपना 1326 से 1327 में। इसने अपनी राजधानी महाराष्ट्र के देवगिरी को जो है बना दी थी और उसका नाम बदल के दौलताबाद रख दिया था, ठीक है। और इसके साथ इसने जो दूसरी बात की थी कि दिल्ली के जितने भी नागरिक थे उनको जो है फोर्सफुली जो है वहाँ पे स्थानांतरित होने का आदेश जारी किया था। यानी कि दिल्ली के जितने भी इसके राज दरबारी थे, जितने कर्मचारी थे, सबको जो है दिल्ली छोड़ के दौलताबाद में बसना था। लेकिन इसी वजह से ये जो है धीरे धीरे बाद में वहाँ पे अनेक ऐसी परेशानियाँ थी, वहाँ पे पानी की कमी थी, या तो इस वजह से इसको बाद में अपना ये निर्णय वापस लेना पड़ा और इसने पुनः अपनी राजधानी जो है दिल्ली बनाई। तो इस योजना में भी ये असफल रहा। इस वजह से इसमें भी काफ़ी राजस्व का नुकसान हुआ था। आगे ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एग्जाम में कि किस शासक ने, तुगलक वंश के किस शासक ने जो है अपनी राजधानी दौलताबाद बनाई, तो जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला पॉइंट देखते हैं कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। भारत में पहला ऐसा कोई शासक था जिसने सांकेतिक मुद्रा का मतलब जो आज हम लोग रुपया देखते हैं वो भी एक सांकेतिक मुद्रा है, ठीक है। कोई 100 रुपये की नोट है, 500 की है या फिर 2000 की है, तो एक जो है एक निश्चित आकार की कोई एक नोट बना दी जाती है, उसकी वैल्यू 2000 या 500 या 100 की होती है। ये सांकेतिक मुद्रा है, ठीक है। उसी प्रकार से पहले जब तांबे और जो है कांसे के सिक्के बनाए जाते थे, चांदी के सिक्के बनाए जाते थे, तो उस समय जो है काफ़ी मात्रा में धातु लगती थी। तो इसको रोकने के लिए इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था पहली बार। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि इसने कांसा और तांबा धातु के सिक्के चलाए जिसका मूल्य चांदी के टके के बराबर होता था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि इसकी कोई रणनीति अच्छी ना होने के कारण इसकी जो टकसालें थी, मतलब डुप्लीकेट टकसालें जो है बन गई। ऐसे कुछ लोकल सिक्कों का निर्माण होने लगा और उन्हीं सिक्कों के द्वारा, यानी कि नकली सिक्कों का निर्माण किया जाने लगा लोगों द्वारा, और उसी सिक्कों के द्वारा जो है अपना कर भुगतान कर देते थे, जिससे मोहम्मद बिन तुगलक को काफ़ी राजस्व की हानि हुई थी। तो ये योजना भी इसकी असफल हो गई थी। आगे हम लोग देखते हैं कि इसने खुरासिन व कराचिल का अभियान भी छेड़ा था। खुरासन जो है एक क्षेत्र था जो है वर्तमान में, उस समय उसको ईरान के आसपास का क्षेत्र था। यह अभियान खुरासन के शासक अबू सैयद के विरुद्ध इसने छेड़ा था। उस समय अबू सैयद वहाँ का शासक था और उसका उद्देश्य था कि गजनी और काबुल पर नियंत्रण स्थापित करना, परंतु यह योजना असफल रही और इस योजना के चक्कर में इसने एक भारी संख्या में सैन्य बल तैयार किया और उसको 1 साल का वेतन एडवांस में दिया गया। लेकिन बाद में ये योजना असफल हो गई, इस वजह से भी इसको काफ़ी राजस्व का नुकसान हुआ। और कराचिल जो है कुमाऊँ की पहाड़ी यानी चीन क्षेत्र में पड़ता है, तो इसने कराचिल अभियान भी जो है छेड़ा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। लेकिन ये जो है पहाड़ी रास्ता और दुर्गम रास्ता होने के कारण इसकी सेना वहाँ तक पहुँच नहीं पाई, इस वजह से भी इसको काफ़ी नुकसान हुआ था इसने। लेकिन कई ऐसी योजनाएं, ऐसी दूर की सोच जो है विकसित की थी उस समय पे, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था। आगे हम लोग देखते हैं कि इसने कुछ प्रमुख निर्माण कार्य किए थे, जिसमें से ज़्यादातर जो हैं कि दिल्ली के शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान के शेख रुकनुद्दीन और बदायूं के मीरन मुल्हिम आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए थे, ठीक है। ये जो है अजमेर में मुआनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में भी जाने वाला जो है पहला सुल्तान था, ठीक है। तो इसने जो है जितने भी सूफी संत थे उन पर जो है मकबरों का निर्माण करवाया था। आगे हम लोग देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण कार्य में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कार्य हुआ था जहां से प्रश्न पूछा जाता है, वो हुआ था विजयनगर की स्थापना,
दक्षिण में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी विजयनगर, और उसको किसने किया था? हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने। ठीक है, तो ये भी प्रश्न जो है हमारे एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो बनता है कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक या स्थापना किसने की? तो हरिहर व बुक्का ने की थी। और विजयनगर साम्राज्य किस सुल्तान के शासनकाल में स्थापित किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अगला हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही महाराष्ट्र में बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ, जिसकी स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो यहाँ से भी दो प्रश्न बनते हैं कि बहमनी साम्राज्य किसके शासनकाल में उदय में आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन बहमन शाह ने। ठीक है, और ये साम्राज्य बनने का एक रीज़न ये भी था कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी महाराष्ट्र के दौलताबाद में बनाई, तो उसका एक जो है रीज़न ये भी था कि वो चाहता था कि जो इस्लाम धर्म है उसका प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में भी हो जाए। ठीक, इसीलिए उसने जो है दिल्ली के नागरिकों को वहाँ बसने के लिए भी कहा था कि जब यहाँ से लोग वहाँ जाएंगे तो उस क्षेत्र में भी इस्लाम धर्म का प्रचार होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ये जो है कट्टर इस्लाम का समर्थक था, इसलिए जो है इसने ऐसा किया था। और ये जो बहमनी साम्राज्य था ये भी एक जो है मुस्लिम साम्राज्य ही था, जिसको अलाउद्दीन बहमन शाह ने स्थापित किया था महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि इसकी मृत्यु कैसे हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को भट्टा के निकट हो गई थी। ठीक है, तो इसकी मृत्यु हो गई 1351 ईस्वी में। और इसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं ने एक स्टेटमेंट दिया था, जो कि कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। ठीक है, यानी कि लोगों को सुल्तान से मुक्ति मिल गई और सुल्तान को लोगों से। तो ये जो है प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है, ये स्टेटमेंट कई बार हमने देखा है आया है। तो ये पूछा जाता है कि किस सुल्तान के मरने के बाद बदायूं ने ऐसा कहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के पश्चात कहा था। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर देखे जाएँ तो मोहम्मद बिन तुगलक से हमें क्या क्या याद रखने हैं? तो 8 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जिसमें से पहला है कि इसे स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु की संज्ञा दी गई। क्यों दी गई हमने आपको बता दिया। इसके शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था 1333 ईस्वी में। बाद में इसको दिल्ली का काजी बनाया गया। सुल्तान ने इसे जो है अपना दूत बनाकर चीन भेजा। तीसरा पॉइंट, इसने दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि कर दी थी। क्यों कर दी थी? क्योंकि इसने जितनी भी योजनाएं लागू की वो सभी असफल हुई, राजस्व का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के लिए कर की वृद्धि की गई। चौथा पॉइंट देखेंगे कि इसने अपनी राजधानी परिवर्तित की, दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद स्थानांतरित की, जिसमें भी असफल हो गया क्योंकि इसने सभी लोगों को भी वहां स्थानांतरित होने के लिए कहा था। बाद में 8 वर्ष बाद ये जो है वापस दिल्ली इसने अपनी राजधानी बना ली। अगला पॉइंट 5वां है कि सांकेतिक मुद्रा का इसने प्रचलन किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने जो है चांदी के बदले टका और तांबा के जो है सिक्के इसने चलाए थे। ठीक है, पहले चांदी का सिक्का चलता था, तो क्योंकि ये जो है टकसालें उतनी अच्छी नहीं थी तो इसकी लोकल टकसालें भी बन गई, लोकल सिक्के बनने लगे, जिससे इसका राजस्व का नुकसान हुआ। आगे इसने जो है छठा पॉइंट, इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है कि इसने शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर दक्षिण में जो है एक साम्राज्य स्थापित किया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला जो प्रश्न बनता है मोहम्मद बिन तुगलक से कि इसके शासनकाल में है बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट बनता है कि इसने जो है एक कृषि विभाग की स्थापना की थी दीवाने कोही। किसके शासनकाल में या किस शासक ने इसको स्थापित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक, तो अगला जो देखते हैं कि कौन सा शासक था तुगलक वंश का, फिरोज शाह तुगलक, जिसका शासनकाल 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हम बता दें कि जब मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हुई थी वो बीमारी के कारण हुई थी। ठीक है, उसको किसी ने मारा या हत्या नहीं की थी। तो उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक, उसका जो है चचेरा भाई था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक चचेरा भाई था, उसने जो है दिल्ली का गद्दी संभाली और 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक शासन किया। यानी कि तुगलक वंश के सभी शासकों में सबसे लंबा शासनकाल किस शासक का रहा? तो फिरोज शाह तुगलक का। ठीक, अब आगे इसके बारे में देखते हैं
कि इसकी राजधानी दिल्ली थी, क्योंकि जो है राजधानी परिवर्तन मोहम्मद बिन तुगलक ने कर लिया था, असफल रहा था, तो इसकी राजधानी दिल्ली ही थी। आगे इसमें देखते हैं फिरोज शाह तुगलक, इसके बारे में अगर देखते हैं कि शासन के प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था का माहौल था। जब इसने गद्दी संभाली तो दिल्ली में अव्यवस्था का माहौल इसलिए था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कई ऐसी योजनाएं लागू की थी जो लगातार असफल रही थी। ठीक है, फिरोज शाह ने जन कल्याण और परोपकारिता जैसे सामाजिक कार्य किए थे। इसके शासनकाल के बारे में उपयोगी जानकारी इसकी आत्मकथा फुतूहत ए फिरोज शाही से मिलती है। इसने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी थी जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। फुतूहत ए फिरोज शाही जो है किसकी आत्मकथा है, नाम से ही पता चल रहा है, तो फिरोज शाह तुगलक की है। ठीक है, इसने स्वयं इसको लिखा था। आगे देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने राज्य को सुदृढ़ बनाने का जो है अनेक प्रयास किए थे, जिसमें से इसमें क्या था कि इसने नहरें बनवाई थी, विश्राम गृह बनवाए थे, जलाशयों का निर्माण किया था, साथ ही साथ अस्पतालों का निर्माण भी किया था। यानी कि इसने जन कल्याण के बहुत ढेर सारे कार्य किए थे, जहाँ से प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आगे हम लोग उसी को देखते हैं। सबसे पहला देख लेते हैं कि इसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से थे। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासन में केवल 4 कर वसूले। इसके पहले लगभग तुगलक वंश में 24 तरह के टैक्स वसूले जाते थे, जिसको फिरोज शाह ने ख़त्म कर दिया और मुख्यतः 4 तरह के कर जो है इसने लिए। ठीक है, उसमें से कौन प्रमुख है ये हमारे जो है पूछा जाता है एग्जाम में। सबसे पहले खराज, ठीक है, राजस्व के रूप में वसूला जाने वाला कर था। ठीक है, राजस्व के बदले जो भी कर लिया जाता था उसका नाम था खराज। ठीक है, ये हमको याद रखना है। अगला है जजिया, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। ठीक है, यहाँ पे बात ध्यान रखेंगे कि खराज जो था वो राजस्व कर था, लेकिन जजिया जो था क्या हो, धार्मिक कर था। ठीक है, धार्मिक कर था, तो ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था। अगला जो कर था वो था जकात, जो मुसलमानों द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर था, जो संभवतः संपत्ति का 40वां हिस्सा लिया जाता था। लास्ट में था खम्स, जिसके बारे में हम लोग परिचित हैं, गुलाम वंश से ही चला आ रहा था, लूट के धन पर लिया जाने वाला कर। ये 4 मुख्य कर थे जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा वसूले गए थे। ठीक है, अन्य सभी करों को समाप्त करके बाद में जो है इसने जो है क्या कहते हैं कि नहरों का भी निर्माण कराया, तो उसके बदले में इसने सिंचाई कर भी लिया था कुछ भाग में। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं चारों कर से पूछे जाते हैं, और हमें याद रखना है कि कौन सा कर किस डिपार्टमेंट से था। जैसे खराज राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जकात जो है मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, खम्स लूट के धन पे लिया जाने वाला कर था। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत पूछा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ऐसा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। इसके पहले जितने सुल्तान थे उन्होंने जो ब्राह्मण थे उनको जो है इस कर से मुक्त रखा था, लेकिन जो है फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। ठीक है, 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया, इसके बदले में इसने सिंचाई के रूप में टैक्स भी वसूला था। ठीक, लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे पहला कौन शासक था जिसने नहर बनवाई, तो गयासुद्दीन तुगलक, हमने आपको पहले भी बताया। अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें है कि इसने चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए, जिसे अद्धा भी कहा जाता था। ठीक है, इसके पहले जो चांदी के सिक्के होते थे उनको टका कहा जाता था, लेकिन चांदी जो है धातु की खपत को कम करने के लिए मिश्रित सिक्के आगे जारी किए गए, जिसको जो है अर्धाविक कहा जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था यानी कि कुछ सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन था यहाँ भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा लागू किया गया। तो यहाँ पे ये वर्तनी दोष है, इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। बाकी जो है आप अर्धा और बिक जो है ये याद रखेंगे। ये किसके द्वारा चलाए गए सिक्के थे? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि इसने कई नए विभाग की स्थापना की थी। जैसे हम लोगों ने अभी पहले देखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक कृषि विभाग जिसे दीवानी कोही कहा था बनाया था, उसी प्रकार से फिरोज शाह तुगलक ने 3 नए विभाग बनाए थे मुख्य रूप से, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसमें से जो सबसे पहला है वो है दीवाने खैरात, दान विभाग, अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए
इसने एक विभाग की स्थापना की थी दीवाने खैरात के नाम से। ठीक है, किस प्रकार का विभाग था? दान विभाग था। दूसरा था दीवाने बंदगान, दासों का विभाग, जितने भी गुलाम थे। ठीक है, एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि फिरोज़ शाह तुगलक के समय में जो है पूरे दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में देखा जाए तो फिरोज़ शाह तुगलक के समय में दासों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। इसलिए इसने जो है दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान के नाम से एक नए विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, अगला विभाग था दीवाने इस्तेहाक, पेंशन विभाग। ठीक है, इसने 3 विभाग बनाए थे। कुछ जो है वृद्ध महिलाएं थीं, विधवा महिलाएं थीं, उनको जो है पेंशन के रूप में देने के लिए दीवाने इस्तेहाक के नाम से पेंशन विभाग की स्थापना की थी। दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान विभाग स्थापित किया था, और दान देने के लिए, जिसमें अनाथ मुस्लिम महिलाएं थीं, विधवाएं थीं, लड़कियां थीं, इनके लिए खैरात, दीवाने खैरात यानी दान विभाग की स्थापना की थी। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि फिरोज़ शाह तुगलक ने लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की थी। इसने अपने पूरे क्षेत्र में, यानी कहा जाए कि उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक लगभग 300 नए नगर स्थापित किए थे, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें से है फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर, हिसार और जौनपुर। ठीक है, ये नाम से ही कुछ ऐसे शहर हैं जिनको पता चल जाएगा। फिरोजाबाद जो कि दिल्ली के पास है, फतेहाबाद, फिरोजपुर, हिसार हरियाणा में, ये सभी जो है नगर किसके द्वारा बसाए गए? फिरोज़ शाह तुगलक के द्वारा। इसमें से इम्पॉर्टेंट है जौनपुर, इसको जो है भारत का सिराज भी कहा जाता है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि कौन सा नगर भारत के सिराज या पूर्व के सिराज के नाम से जाना जाता है, तो जौनपुर होगा। ठीक है आंसर। ये सभी नगर जो है फिरोज़ शाह तुगलक द्वारा बसाए गए। अगला पॉइंट था, इसने कुछ निर्माण कार्य किए थे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से फिरोज़ शाह तुगलक ने दिल्ली में एक दुर्ग का निर्माण कराया था जिसे कोटला फिरोज़ शाह दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और दूसरा कोटला फिरोज़ शाह मैदान, जो आज क्रिकेट का मैदान है फिरोज़ शाह कोटला, वो भी जो है फिरोज़ शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो दिल्ली में 2 प्रमुख निर्माण जो है फिरोज़ शाह कोटला दुर्ग और फिरोज़ शाह कोटला मैदान का निर्माण फिरोज़ शाह तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इसकी मृत्यु कैसे हो गई थी। तो फिरोज़ शाह तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 में हो गई और इसका मकबरा हौजे खास में स्थित है। हौजे खास यानी कि दिल्ली में। ठीक है, तो इसका मकबरा जो है हौजे खास में स्थित है। तो इतना इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो फिरोज़ शाह तुगलक से है उसमें से मुख्यतः 6 हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले इसकी आत्मकथा फुतुहत ए फिरोज़ शाही थी। ठीक है, दूसरा इसने मुख्य रूप से 4 कर लगाए थे जिसमें से खराज था, जजिया, जकात और खम्स, ये 4 कर थे। इसके बारे में डिटेल में आप याद कर लेंगे। 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया जिसके बदले में इसने सिंचाई कर भी लिया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर वसूल करने वाला पहला शासक था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इसने कई नए विभाग की स्थापना की थी जिसमें दीवाने खैरात दान विभाग, दीवाने बंदगान दासों के लिए था और दीवाने इस्तेहाक पेंशन विभाग, 3 नए विभाग की स्थापना की। इसके अलावा इसने लगभग 300 नए नगर बसाए थे जिसमें से प्रमुख रूप से फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर, हिसार, जौनपुर। ठीक, तो ये 6 पॉइंट हैं जो कि फिरोज़ शाह तुगलक से इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अब आगे देखते हैं कि फिरोज़ शाह तुगलक की मृत्यु के बाद जो है तुगलक वंश 2 भागों में बट गया। चारों तरफ अराजकता फैल गई और जो है क्योंकि ये इसके बाद के जितने शासक हुए वो उतनी प्रभावी ढंग से शासन नहीं कर सके। इसको पढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं डिटेल में कि फिरोज़ शाह की मृत्यु के बाद अराजकता और विघटन ने जन्म ले लिया। इस राज्य को 2 अंतिम जो इस राज्य के शासक थे उस दोनों ने अपने आप को सुल्तान घोषित किया। इसमें से 1394 से लेके 1397 तक इन दोनों ने शासन किया। और ये दोनों कौन से थे? इसमें से एक था महमूद तुगलक जो कि फिरोज़ शाह तुगलक का बड़ा पुत्र था। इसने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। ठीक है, और दूसरा था नुसरत शाह जो कि फिरोज़ शाह तुगलक का ही रिश्तेदार था, जिसने अपने आप को फिरोजाबाद का सुल्तान घोषित कर दिया। यानी कि पूरा जो तुगलक वंश था ये 2 पार्ट में बट गया। एक तो दिल्ली को इसके पुत्र महमूद तुगलक ने ले लिया और दूसरा उसका रिश्तेदार था जो फिर क्या नाम था, नुसरत शाह,
इसने जो है फिरोजाबाद का सुल्तान अपने आप को घोषित कर दिया। दोनों संबंधियों के बीच युद्ध होता रहता था, ठीक है। ये लोग आपस में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए युद्ध लड़ते रहते थे और ये खबर जो है ईरान तक पहुंच गई और वहाँ का एक जो है कबीले टाइप में या वहाँ का शासक था जो लुटेरे प्रवृत्ति के थे, तैमूर लंग, उसने जो है यहाँ तुगलक वंश पर आक्रमण किया 1398 ईस्वी में, ठीक है। तैमूर लंग का जो उद्देश्य था वो दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करना नहीं था, केवल लूटपाट करने के लिए, क्योंकि उसको पता था कि इस समय ये आपस में लड़ रहे हैं, कमज़ोर हो गए हैं, इनको आसानी से लूटा जा सकता है। तो तैमूर लंग जो है 1398 में भारत पर आक्रमण किया और तैमूर का भारत पर शासन करने का उद्देश्य नहीं था। उसने दिल्ली को जमकर लूटा और पूरे शहर को आग के हवाले कर दिया। पूरी दिल्ली सल्तनत में अराजकता और महामारी फैल गई। सुल्तान महमूद तुगलक तैमूर के आक्रमण के कारण गुजरात भाग गया, ठीक है। यही कारण है कि दिल्ली का जो तुगलक वंश है दिल्ली सल्तनत का, उसको जो है 1320 से लेकर 1398 तक ही माना जाता है, क्योंकि 1398 में तैमूरों ने आक्रमण किया, तैमूर लंग ने, और जो है यहाँ का जो शासक था महमूद तुगलक, वो उस समय गुजरात भाग गया। तैमूर के वापस लौट जाने के बाद जो है वह पुनः वापस आया और तुगलक वंश का अंतिम शासक हुआ। और इस बीच में जो है जितने भी छोटे छोटे राज्य जिसको तुगलक वंश ने अपने में मिलाया था, वो उन सभी ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और परिणाम स्वरूप तुगलक वंश का शासन बहुत छोटे क्षेत्र में रह गया, ठीक। और तैमूर के साथ ही एक शासक आया था ख्रिज खां, जिसको तैमूर ने जो है पंजाब राज्य का सूबेदार बनाया हुआ था। उसने अंत में 1414 ईस्वी में जो है मुल्तान यानी दिल्ली के सुल्तान पर आक्रमण कर दिया और दिल्ली में एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम रखा सैयद वंश, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया होगा, कौन कौन से प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं ये भी समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।